अभी हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा और समाज इस शीर्षक पर। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आप हैं श्री रविशंकर, कार्यकारी संपादक भारतीय धरोहर और सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के निदेशक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि ये लाइव प्रोग्राम है, आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0120-4626-949। नंबर एक बार फिर से 0120-4626-949। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भेजकर अपने प्रतिक्रियाओं से अवगत भी करा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nioscr@nios.ac.in nioscr@nios.ac.in। जो भी कुछ बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं, आपकी बात का, आपके फीडबैक का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी आप हमें जरूर बताएं, फोन करके और ईमेल करके। तो सर, हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने कहा शिक्षा और समाज पर हम बात करेंगे। और सर, अगर हम आज के समय की बात करें तो शिक्षा और समाज दो ऐसी बहुमूल्य चीजें हैं जो इंसान, एक नागरिक का, उसके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। और शिक्षा उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना सांस लेना, अगर हम बात करें, तभी ये हमारे मूलभूत अधिकारों में भी शामिल हो गया है। पर सर, हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप एक अच्छा नजरिया हमारे सामने लाएं कि शिक्षा क्या है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं। जैसा कि हम लोगों को आपने अभी कहा ही कि शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, यानी हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको शिक्षित किया जाए, उसको शिक्षा मिले जी। तो इसलिए प्रश्न उठ जाता है स्वाभाविक रूप से कि शिक्षा मतलब क्या? क्या स्कूल जाना ही शिक्षा है? एग्जैक्टली। क्या कोई पुस्तक पढ़ करके परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना, पास कर लेना, यही शिक्षा है? तो यदि हम शिक्षा की मूल परिभाषा में जाएं तो शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए दी जाती है। यह वह उपक्रम है, वह साधन है जिससे मनुष्य अन्य पशुओं से भिन्न होता है और मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य पशुओं से भिन्न कैसे होगा और वो मनुष्य कैसे कहलाएगा, इसके बारे में हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत विस्तृत चर्चा है कि हम मनुष्य को पशुओं से भिन्न कैसे करते हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध नीति वाक्य है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। मतलब इसका यह है कि 4 क्रियाएं हैं, आहार यानी भोजन लेना, निद्रा सोना और जागना, भय डरना और डराना, और मैथुन यानी प्रजनन करना। ये 4 प्रक्रियाएं जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब में समान होती हैं। फिर मनुष्य विशेष क्या है? तो वो विशेष होता है धर्म से। धर्म मतलब वो भेद करता है, वो विवेक करता है कि यह सही है, यह गलत है। यदि मेरे सामने कोई भूखा बैठा है और मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा अकेले खाना खाना गलत हो जाएगा, वो धर्म विरुद्ध कार्य हो जाएगा। लेकिन पशुओं में इसकी चिंता नहीं है। यदि कोई एक पशु भूखा बैठा है, दूसरा पशु खा रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल है, इनके लिए कोई दिक्कत, बल्कि छीन कर भी वो खा सकता है। 2 भूखे पशु हैं, एक दूसरे का छीन के खा लेंगे। लेकिन 2 भूखे मनुष्य हैं तो वो बांट कर खाएंगे। तो ये बांटना, यही मनुष्यत्व है। इस मनुष्यत्व के संस्कार को जगाने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अब ये शिक्षा कई स्तर पर दी जाती है। तो शिक्षा पहली प्रारंभिक स्तर जो होता है वो घर से शुरू होती है, बल्कि घर से भी मैं कहूं उससे भी पहले, जब मनुष्य गर्भ में आता है। इसीलिए कहा गया है कि माता जो है वो प्रथम शिक्षक है। तो जब वो गर्भ में रहता है, 9 मास वो गर्भ में रहता है, तो माता के आचरण से, माता के खान पान से, माता के बाकी सराउंडिंग, जो उसके सब तरफ जो परिवेश है, जिस परिवेश में वो रह रही है, उस परिवेश में लोगों के आचरण और व्यवहार से, उनके बोलने से, उसके माता क्या सुन रही है, कैसी फिल्में देख रही है, कैसे सीरियल्स देख रही है, कैसे गाने सुन रही है, इन सबों का बच्चे पे असर होता है। वो शिक्षा कुछ न कुछ सीख रहा होता है। और आज ये बात मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दी है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं और वो गर्भ में सब कुछ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं। और ये ग्रहण की प्रक्रिया 5वें महीने से सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक संस्कार कहा गया है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार हम 5वें महीने में ही करते हैं। और वो किया ही इसीलिए जाता है कि जो गर्भिणी स्त्री है उसके चारों ओर अच्छे संकीर्तन हो, बढ़िया भजन गाए जाए, सब लोग बैठ करके उसका एक अच्छा मूड बनाएं, स्त्री का वो प्रसन्न रहे, उसको अच्छा सुपाच्य भोजन दिया जाए।
शिक्षा हम गर्भ से शुरू कर देते हैं जी। ये भारतीय पद्धति की विशेषता है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके बाकी संस्कार और शिक्षाएं शुरू करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है, एक उपक्रम है। जी। और जैसे सर ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है और बहुत जरूरी हो जाता है ये डिफ्रेंशिएट करना कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। जैसे सर आपने बताया, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। सर अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम समाज की बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है। समाज बनता है मनुष्यों से जी। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा तो वो कैसा समाज बनेगा। तो आप देखिए, मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फुल पैंट शर्ट नहीं पहनेगा या फिर फुल पैंट शर्ट पहनेगा तो मनुष्य कहलाएगा। यानी कि वस्त्र कैसा पहन रहा है इससे नहीं बनता है। आप ये भी ध्यान दीजिए कि बहुत बार हम देखते हैं जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल बेल्ट है, अब दिखने में तो लग रहा है कि बहुत सभ्य नहीं है, उसने बहुत ही कैसे हल्के फुल्के कपड़े पहन रखे हैं, ढीले ढाले, कुछ हल्का फुल्का खा रहा है, और एक झोपड़ी नुमा जगह में रह रहा है। तो क्या वो समाज नहीं है? यदि वो समाज है तो उस समाज का और एक मनुष्य होने का उसमें क्या अंतर है? जो बाहर जो समाज दिख रहा है इस समाज को दिख रहा है। इस अंतर को जब हम देखेंगे तो समाज बनता इस चीज से है, 10 लोग बैठे हैं वो समाज नहीं है। समाज बनता है परस्पर की जो भावना होती है इससे। हम 10 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति को कोई तकलीफ हो गई तो बाकी लोगों को तुरंत लगेगा कि अरे इसको कैसे कष्ट हो गया, उसको हम ठीक करते हैं। ये होता है समाज। 10 लोग बैठे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, हम देख ही नहीं रहे हैं, ये समाज नहीं है जी। तो इस अर्थ में यदि आप देखेंगे तो महानगरों में जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, हाउस सोसाइटीज में रह रहे हैं, नाम उनका सोसाइटी है लेकिन वहां पर समाज नहीं है। वहां मनुष्यों की एक समूह रहता है जी। समूह और समाज में ये अंतर है, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी को क्या हो रहा है। अक्सर हम ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे थे और उनके यहाँ कोई कांड हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। 2 दिन 3 दिन बाद जब लाश की दुर्गंध आई तो पता चला कि वहां तो मौत हो गई है। ये जो समाज ऐसा हो रहा है या समाज वैसा संवेदनशील बनता है या समाज असंवेदनशील होकर समूह में तब्दील होने लगता है, ये प्रक्रिया शिक्षा से निर्भर होती है। शिक्षा हमें ये सिखलाती है कि हम परस्पर कैसा व्यवहार करें, हम परस्पर कैसा चिंतन करें। अब उदाहरण के लिए शिक्षा में कहा जाता है सबसे पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन। जैसे हम रेडियो में बैठे हैं और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ढेर सारे श्रोताओं के साथ, तो कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षा का। इसलिए शिक्षा प्रारंभ कहां से होती है? भाषा से प्रारंभ होती है। हम भाषा सीखते हैं और इसीलिए आप देखेंगे जो वेदों के अंग हैं उसमें 6 अंग हैं। पहला अंग शिक्षा है और पहला अंग शिक्षा जो है वो वर्णोच्चारण की शिक्षा है, यानी बोलना कैसे। और वर्णोच्चारण से जब ऊपर चलते हैं तो फिर बाकी वो भाषा व्याकरण आ जाता है, निरुक्त आता है, निघंटु आता है। अब ये जो प्रक्रिया है कि बोलना हम सीखें यानी कम्युनिकेट करना सीखें, यानी हम एक्सप्रेस करना सीखें। एक्सप्रेस हम करते हैं तो दूसरे को बताने के लिए करते हैं, तो वैसे ही दूसरे को सुनना भी सीखें। यहां से संवेदनशीलता प्रकट होती है। हम अपनी बात बता रहे हैं और हम दूसरे की सुन रहे हैं, यही प्रक्रिया समाज को बनाती है। तो इसलिए शिक्षा का समाज पर इतना जबरदस्त प्रभाव है कि यदि शिक्षा सही हो तो समाज बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुघड़ बन सकता है। और शिक्षा गलत दिशा में चली जाए तो वो समाज बहुत ही बिखरा हुआ और बहुत ही उथल पुथल भरा हिंसक समाज भी बन सकता है। तो शिक्षा है जो एक समाज को सभ्य, सुसंस्कृत, अहिंसक और प्रगतिशील बनाती है। शिक्षा है जो यदि ठीक से न दी जाए तो वही समाज बिखरा हुआ, असंवेदनशील, असभ्य और हिंसक बन जाता है। ये शिक्षा का सीधा सीधा प्रभाव समाज पे दिखता है। जी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है शिक्षा की समाज में। तो ये तो बात हुई कि समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है। और अब हम अगर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हमारे सवाल में बस हल्की सी तब्दीली होगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज की क्या भूमिका है शिक्षा में। बिल्कुल, जैसे कि आज हम जब शिक्षा की बात करते हैं भारतवर्ष में तो तुरंत हमारे सामने में आता है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा। ये 4 स्तर हमारे सामने में आ जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा का जैसे ही हम नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब स्कूल जाना चाहिए। और इसको आज मौलिक अधिकार में शामिल किया गया कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। प्रश्न उठता है क्या बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है?
आज आप देखिए इन्हीं स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों में जो घटनाएं घट रही हैं, क्या वो ये बताती हैं कि स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है? जी। हम याद करें कि पहले शिक्षक हुआ करते थे, हम उन्हें क्या कहते थे? हम गुरुजी कहते थे। आज हम क्या कहते हैं? पहले हम गुरु का कितना सम्मान करते थे। हम कहते थे कि गुरु जो है देवता से बढ़कर है। हमने कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊं। ये प्रश्न उठा हमारे मन में और हमने कहा कि नहीं, गुरु बड़ा है, क्योंकि गोविंद से यानी भगवान से मिलाने वाला तो गुरु है। तो गुरु को हमने भगवान से ऊंचा दर्जा दिया और उसको प्रणाम करना सिखाया, हमने चरण स्पर्श सिखाया। आज कितने स्कूलों में बच्चे शिक्षकों का चरण स्पर्श करते होंगे? तो चरण स्पर्श करना एक ऑर्थोडॉक्स, एक उसको पोंगापंथी, परंपरा पोंगापंथी बन गई है। और सर को देख करके और जिस ढंग से आजकल शिक्षक में और छात्रों में वार्तालाप होता है उसको आप देखेंगे तो लगता ही नहीं है कि स्कूलों में विद्यालयों में कोई शिक्षा का माहौल है। तो ये क्यों बना है? भारतीय संकल्पना ये रही है कि शिक्षा समाज से शुरू होती है और समाज में ही चलती है। शिक्षक भी उस समाज का एक हिस्सा है और वो सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो शिक्षक वर्ग था उसको ब्राह्मण वर्ग कहा गया। तो हमने ब्राह्मणों को अतुलनीय प्रतिष्ठा दी, सबसे बढ़कर प्रतिष्ठा दी। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं था कि ब्राह्मणों को हमने कोई सिंहासन पे बैठा दिया, राजगद्दी पे बैठा दिया, ये नहीं किया हमने। नहीं, हमने केवल प्रतिष्ठा दी, समाज में प्रतिष्ठा। और इसीलिए कहा गया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि विद्वान होगा तो कहीं भी जाएगा उसकी पूजा होगी। राजा तो अपने ही देश में पूजा जाएगा, दूसरे देश में जाएगा तो वहां का तो राजा ही नहीं है, तो वो तो एक सामान्य नागरिक हो गया वहां पे। तो समाज का शिक्षा पर यह असर है। समाज शिक्षा का संचालक है, समाज ही शिक्षा को प्रदान करता है। यदि समाज में हम नहीं रहेंगे तो हमें शिक्षा नहीं मिल सकती। अब जैसे एक कोई बच्चा हो और उसको प्रारंभ से हम अकेला छोड़ दें, कौन सिखाएगा उसको? कौन पढ़ाएगा उसको? तो शिक्षा किसी के माध्यम से मिलती है और वो माध्यम समाज बनता है। हमेशा से प्रारंभ काल से जैसे अब परिवार बना, जैसे हमने कहा गर्भ से शिक्षा शुरू होती है, तो माता और पिता ये दोनों साथ रहेंगे और माता पिता के साथ उनका परिवार रहेगा, तो उस गर्भस्थ शिशु का शिक्षण होना शुरू होगा। यदि ये काम छोड़ दिया जाए, माता अकेली रहे, तो उस गर्भस्थ शिशु का शिक्षण बंद हो गया। तो आज जो स्थिति बन रही है समाज में, आप देखिए अधिकांशतः जो महानगरों में है स्थिति, छोटे कस्बों की बात मैं नहीं करता, वहां लगभग एकल परिवार है, माँ पिता और एक आध बच्चा। तो माँ लगभग अकेले बच्चे को पालती है, तो बच्चे का शिक्षण अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि समाज उसको उपलब्ध नहीं है। तो समाज की यह भूमिका है कि वो उसको संचालित कर रहा है, उसको प्रदान कर रहा है, शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बना है। और इसीलिए आप देखिए प्राचीन काल में राज्य की कोई भूमिका शिक्षा में होती ही नहीं थी जी, कभी नहीं होती थी। शासन इतना ही करता था कि यदि कोई गुरुकुल है या कोई शिक्षा का केंद्र है और उसके पास धन का अभाव है और वो बंद होने वाला है, तो उसको धन की वो आपूर्ति करता था। और उसमें वो ये नहीं देखता था कि ये मेरे अनुकूल शिक्षा दे रहा है या मेरे प्रतिकूल शिक्षा दे रहा है। वो केवल इतना देखता था ये एक शिक्षा का केंद्र है, यहां पर शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो किसी भी मत की हो। जैसे आप नालंदा विश्वविद्यालय को लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय सभी जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, लेकिन जब आप उसके फाइनेंसर्स को देखेंगे, जो उसका वित्तीय पोषण करने वाले राज्यों को देखेंगी, तो देश के लगभग सभी राजा, चाहे वो बौद्ध हो चाहे नहीं हो, वो सभी नालंदा को फाइनेंस करते थे, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते थे। और इस कारण से नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना। हमारे यहाँ राज्य जो था वो केवल इतना करता था कि शिक्षा संचालित करता था समाज। शिक्षा कौन देगा? गुरु लोग देंगे। गुरुओं का पालन पोषण कौन करेगा? समाज करेगा। राज्य केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वो आर्थिक संकट में वो केंद्र खत्म न हो जाए। तो ये राज्य की भूमिका होती थी। तो समाज शिक्षा का संचालक है, समाज ही शिक्षा को देने वाला है, और उससे दोनों एक तरीके से आप कहें तो अन्योन्य आश्रित हो जाता है। यानी शिक्षा मिलेगी तो समाज बनेगा, और समाज होगा तो शिक्षा मिलेगी। ये दोनों में परस्पर का संबंध है। तो ये तो बात हुई कि समाज की क्या भूमिका है शिक्षा में। और जैसा आपने कहा कि सर राज्य की पहले भूमिका इतनी होती थी कि बस वो आर्थिक सहायता देता था ताकि उस चीज को चलने में आगे कोई समस्या ना आए। आपने बीच में सर एक जगह ये भी जिक्र किया कि अगर हम आज की अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम
किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। आपने पैर छूने वाली बात कही और बहुत ही अच्छी बात कही। अगर हम देखें तो आजकल हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ही पैटर्न पे चल रही है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास 100% पाने वाले स्टूडेंट बहुत बढ़ गए हैं, 90 क्रॉस करने वाले स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। कई बार बहुत हैरानी होती है कि हमारे आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, यानी कहीं उनका कुछ नहीं हुआ, मतलब पैसे मार्क्स नहीं कटते हैं, मतलब दे स्कोर व्हाट दे सपोज टू स्कोर। मतलब ये एक फैंटेसी वर्ल्ड हम कह सकते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड है मेरे लिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं। सो हम देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसे पैटर्न पे चल रही है जहां पर आपको एक रोबोटिक सिस्टम है कि इतना ये आपको करना ही करना है, हर हालत में ये आपको करना है 2 महीने में या 2 हफ्ते में ऐसा। सर हम इस एजुकेशन सिस्टम पर आपसे जरूर कुछ बातें सुनना और जानना चाहेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, हमारी जो आज की एजुकेशन चल रही है किस तरह से, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो समाज से कट गई है। यदि आप पाठ्य पुस्तकों को देखें तो आप उसमें देखेंगे कि जो वर्णन पाए जाते हैं वो समाज का वास्तविक चित्रण ही नहीं करते हैं। तो बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और बच्चा जो घर में देख रहा है, इन दोनों में ऐसा एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये चूंकि मोनोपोली वाली शिक्षा है तो इसमें ये कूट कूट कर बच्चे में भरा जाता है कि यहां जो बताया जा रहा है वही सच है, जो बाकी जगह बताया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। अब हम देखते हैं कि घर में, मैं भी अपने घर में भी देखता हूं, बाकी दूसरों बच्चों अपने मित्रों के घरों में भी देखता हूं कि बच्चा यदि कुछ पढ़ के आया और उसने घर में कुछ बताया और उसके पिता ने या माता ने कहा कि नहीं ये गलत है ये सही है, वो लड़ पड़ता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे टीचर ने बताया। एक तरीके से देखा जाए तो ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये अच्छी है। किसी भी छात्र का अपने गुरु पे अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ये विरोधाभास भी है कि वो यदि उस घर में बताया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षा समाज से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल भिन्न जा रही है। दूसरा हम देखते हैं इस शिक्षा प्रणाली में जो एक प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ये समाज से कनेक्ट हो पा रही है, क्यों उससे अलग जा रही है? क्योंकि ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यानी कहीं एक दूर केंद्र में, दिल्ली में, जैसे दिल्ली में पाठ्य पुस्तकें लिख दी जाती हैं, अब वो तमिलनाडु में पढ़ाई जाएंगी, वो केरल में पढ़ाई जाएंगी, वो मेघालय में पढ़ाई जाएंगी, वो बिहार में पढ़ाई जाएंगी। अब जो दिल्ली में 4 लोग बैठे हैं उनको न तमिलनाडु का कुछ पता है, न केरल का कुछ पता है, न बिहार का कुछ पता है, वहां की स्थितियां क्या है, नहीं है। होना ये चाहिए कि जितने सिलेबसेस बने भारतवर्ष में, तो असंख्य सिलेबसेस होने चाहिए, छोटे छोटे लेवल पे सिलेबसेस। बहुत डाइवर्सिटी है हमारे हाँ, बहुत डाइवर्सिटी है और हर जगह का समाज भिन्न प्रकार से आचरण करता है। अब तमिलनाडु में मामा और भांजी में विवाह हो जाता है, लेकिन आप बिहार में सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। एग्जैक्टली। वो यहाँ पर इंसेस्ट में गिना जाएगा। तो वहां का समाज भिन्न प्रकार से आचरण करता है, यहाँ का समाज भिन्न प्रकार से आचरण करता है। तो समाज की जो पूरी जानकारी है वो आज के सिलेबस में आती ही नहीं है। इतिहास नहीं आता है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब 400 साल तक वो साम्राज्य है, लेकिन उसको पूरे समय हम मुगल पीरियड पढ़ा रहे होते हैं, जबकि 1600 कुछ तक विजयनगर साम्राज्य। अब वो पढ़ता ही नहीं है वहां का बच्चा, वहां के बच्चे को इसका पता ही नहीं है कि वहां कितना बड़ा साम्राज्य रहा, वो कितना बड़ा उनके पास एक ऐतिहासिक विरासत है। तो ये समाज से जो कनेक्शन कट गया है, इसलिए मैकेनाइज शिक्षा हो गई। तो हो क्या गया है, बच्चे को एक टारगेट मिल जाता है, इतना रट लेना है, इतने प्रश्नों का उत्तर दे देना है, उसको एकदम एग्जैक्ट दे देना है, और इसको मिनिमाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो बच्चों पर से लोड कम करो, लोड कम करो। पहले मुझे याद है कि हम लोग दूसरी कक्षा जाते जाते 20 तक का पहाड़ा याद करते थे। आज दूसरी कक्षा में हम 5 या 10 तक का पहाड़ा याद करवाते हैं। तीसरी कक्षा जाते जाते हमें 30 तक का पहाड़ा कंठस्थ करवा दिया जाता था। जी। आज कोई सोच नहीं सकता, अरे ये बच्चे पे बर्डन हो जाएगा। जी, एग्जैक्टली। है ना? तो बच्चा, और दूसरा रटना नहीं है। पहले बहुत सारी चीजें रटा दी जाती थी और वो आज तक याद है। जैसे मैं बचपन में हमने उपसर्गों को याद किया तो एकदम बिल्कुल कहावत, गीत की तरह, प्रा प्रा अपसम अनुव निर दो सदुर भी। अब जैसे मैं गीत गा रहा हूँ, इस तरीके से हमें कंठस्थ करा दिया गया। जी। और इसी तरह हमने समास कंठस्थ कर लिया दोहे बना करके। आज हमें वो विधा ही खत्म हो गई है। तो बच्चे के सामने में क्या है, एक तो मिनिमाइज सिलेबस है, बहुत कम सारा है। यदि इस सिलेबस को मैं देखूं तो यदि मैं ठीक से पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊं, तो 2 से 3 महीने में बच्चे को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा सकता है। उस सिलेबस को साल भर कंप्लीट करना है। तो इसीलिए
100 में 100 आ जाते हैं, क्योंकि उनको छोटा सा पोर्शन रटना है और उस रटे हुए को लिख देना है। उसमें ना इधर दिमाग चला सकते हैं ना उधर दिमाग चला सकते हैं। इसीलिए ये जो एक आपने एक शब्द प्रयोग किया रोबोटिक्स जैसा हो गया, मैकेनाइज्ड हो गया है, और इसीलिए वो समाज से कट गया है। इसको समाज से कैसे जोड़ा जाए और इसको अधिक से अधिक वाइब्रेंट, जीवंत कैसे बनाया जाए, इस पर चिंतन करना आज बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। जी, बिल्कुल सही बात है। इसे जीवंत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी विरोधाभासी और क्लैश करती है कि जो हम पढ़ते हैं कई बार उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए इस्तेमाल करने योग्य है, या फिर इससे आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है हम ग्रहण क्या कर रहे हैं और क्या हम वापस समाज को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, बड़े मजे की बात है जी। मुझे लगता है कि लगभग सभी ने इस चीज को किया है, लेकिन किसी का ध्यान, मैं ये नहीं कहता किसी का नहीं गया होगा, कुछ का तो गया ही होगा, आखिर मेरा भी ध्यान इसीलिए गया। आपको एक उदाहरण देता हूं। हम जब मैथमेटिक्स मैट्रिकुलेशन तक सभी पढ़ते हैं, जितने बच्चे मैट्रिकुलेशन तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं सब जियोमेट्री बॉक्स खरीदते हैं। जी। आपको भी ध्यान होगा कि जियोमेट्री बॉक्स होती है। अब जियोमेट्री बॉक्स में 4-5 चीजें होती हैं। एक होता है डी, चांद जिसको कहते हैं, एक प्रकार होता है जिससे हम कोण बनाते हैं, एक ये होता है ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स होते हैं, और एक डिवाइडर होता है। किसी टीचर से पूछ के देखिए कि दोनों ट्रायंगल्स का और डिवाइडर का यूज क्या है। किसी टीचर को नहीं पता। किसी बच्चे से पूछिए, जब टीचर को नहीं पता तो बच्चे को तो मतलब ही नहीं है। किसी अभिभावक से पूछिए, उनको भी नहीं पता। मतलब पता किसी को नहीं है, खरीदे सभी जा रहे हैं, बेचे सभी जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये 3 चीजों का क्या उपयोग ही नहीं है। उपयोग है इस सिस्टम में जो मैट्रिकुलेशन तक की शिक्षा है मैथमेटिक्स की, उसमें उसका कोई यूज नहीं है। वो नेविगेशन की चीजें हैं। तो नेविगेशन की चीज को आपने इसमें क्यों शामिल किया है, ये एक सवाल उठना चाहिए था, लेकिन किसी के पास में ये सवाल उठता नहीं है। जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं थ्योरम्स के माध्यम से, बच्चे को 33-35 थ्योरम्स कंठस्थ करने होते हैं, रटना होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं रटाना नहीं है जी। दूसरी तरफ हम उसको रटने के लिए एक चीज प्रस्तुत कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। पाइथागोरस प्रमेय सारे बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन इस सारे थ्योरम्स को, ज्योमेट्री को पढ़े हुए बच्चे को मैं एक कहूं कि इस जमीन पे एक परपेंडिकुलर डाल दे तो परपेंडिकुलर डाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना बड़ा प्रकाल होगा ही नहीं। अब वो कैसे परपेंडिकुलर डालेगा। लेकिन यदि उसको हम एक रस्सी से ज्योमेट्री पढ़ाएं, और रस्सी से ज्योमेट्री पढ़ाना सबसे सरल काम है, तुरंत पढ़ाया जा सकता है। और आपको बताऊं, अमेरिका की एक मैथमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, वो इस पे काम कर रही है। रोप ज्योमेट्री कहते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए शुल्ब सूत्र होते थे। शुल्ब का अर्थ होता है सुतली, और सूत्र का अर्थ होता है उसके नियम। तो सुतली से पूरी ज्योमेट्री आप पढ़ा सकते हैं। वो कागज पे भी काम कर लीजिए और जमीन पे भी कर लीजिए, यानी प्रैक्टिकल भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए। और आप देखिए भारत के जितने कारीगर हैं, भारत ही नहीं दुनिया के, उनको जो अपना काम करना होता है उस धागे से करते हैं। राजमिस्त्री को आपने देखा होगा, वो एक धागा रखता है। वो आपको जितने भी बड़े आर्किटेक्ट होंगे फिर वो धागा रखेंगे, उसी से वो नापेंगे और उसी से सारा कैलकुलेट करेंगे, कोण डालेंगे। तो बिना धागे का वो काम होगा ही नहीं, रस्सी से करने का। और वो प्रैक्टिकल है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, कागजी पढ़ाई हो रही है। अब कैलकुलस हम पढ़ते हैं, 12th तक कैलकुलस पढ़ जाता है, ग्रेजुएशन तक कैलकुलस बच्चा पढ़ जाता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चलता इसका यूज कहां करूंगा। अब यूज नहीं है क्या? यूज है, फिजिक्स में है, हायर लेवल के फिजिक्स में है, लेकिन वो हायर लेवल का फिजिक्स उसको अभी पढ़ना ही नहीं है। तो जिसको पढ़ना नहीं है उसकी मैथमेटिक्स पढ़नी है, जो पढ़ना है उसकी चीज पढ़नी नहीं है हमें। अब इसी मैथमेटिक्स को, इसी कैलकुलस को इजी बनाया जा सकता है यदि हम उसको बताएं कि कैसे आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप सकते हैं। अभी मैं नापना सिखा सकते हैं उसको हम पूरे अर्थ का सरकमफ्रेंस कैसे निकालें ये हम सिखाएंगे, और तब उसको कैलकुलस पढ़ाएंगे तो उसके लिए वो ज्यादा मजेदार हो जाएगा। वो जान जाएगा कि हम कैसे यहां से, अब मान लीजिए बैठे हैं हम दिल्ली में और हमको कानपुर तक की दूरी नापनी है, हम कैसे नापेंगे? हम बड़े आसानी से नाप सकते हैं, एक एक बच्चा नाप सकता है, इसी मैथमेटिक्स को पढ़ के कर सकता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो इसमें से बाहर हो गया है, और वही मैकेनाइज सिस्टम कि आप ये फार्मूले रट लीजिए, इन फार्मूलों से ये जवाब बना लीजिए और ये आप बोल दीजिए, ये आ गया है। तो इसलिए बच्चे क्या हो गए, वो जड़ होते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं,
उजड़ होते जा रहे जी। हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही उसमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा उसको ठीक करने की जरूरत है। और ऐसे समय में जब जहाँ पर मार्क्स ही सब कुछ है, परसेंटेज ही सब कुछ है, वो बच्चे और पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं जाता है कि इनका कितना ज्ञान बढ़ा है। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी न किसी तरह 95% क्रॉस कर जाए। बिल्कुल। हाउ समहाउ कुछ भी हो, आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो हम इस मार्क्स सिस्टम पे भी जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आप सुनते रहिए मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा केंद्र चुने, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। और शिक्षार्थी श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा और समाज इस
शीर्षक पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आप हैं श्री रविशंकर, कार्यकारी संपादक भारतीय धरोहर और सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के निदेशक। सब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बता दें, हमारा फोन नंबर हम आपके साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि कोई भी क्वेरी या कुछ भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046264949। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ढेर सारी बातें आपसे जानी। शिक्षा की परिभाषा क्या है, समाज में शिक्षा की भूमिका और समाज की भूमिका शिक्षा में, ये भी हमने आपसे जाना। हमने आज की इस एजुकेशन सिस्टम पर भी चर्चा की, इस पर भी हम थोड़ी बात और आगे करेंगे। हम बात कर रहे थे मार्क सिस्टम पर, हमने बीच में बात की कि अब हम अगर अपने आसपास देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है जो 100% ला रहे हैं। और वेरी रिसेंटली अभी जो सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट आया है, मुझे एक तरह से खुशी भी हुई और एक तरह से मैं सोच में भी बैठ गई। बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैंने भी 12th में ह्यूमैनिटीज ली थी। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ने टॉप किया था और वो टॉपर है वहां की, मतलब शी इज अ फीमेल, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसने लिए हैं। बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज ऐसा इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं माना जाता अगर हम कंपेयर करें मैथ्स और साइंस से, कि वहां पर आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहते हैं, लेकिन उसने तब भी पूरा स्कोर किया। तो क्या हमारे स्टूडेंट्स इतने एक्सीड लेवल, मतलब एक्सट्रीम एक्सीलेंस लेवल पे पहुंच गए हैं, या हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी हो गई है? ये मार्क्स सिस्टम पे हमारे एक बार आप सुनने वालों को जरूर बात बताएं। तो पहली बात तो यह है कि आज जो सिस्टम है, मार्क्स का सिस्टम, ये सिस्टम ही वास्तव में गलत है जी। क्योंकि इसमें एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है। एक प्रश्न है, उसका एक सर्टेन आंसर है। इस आंसर को इस फॉर्मेट में जो लिख देगा उसको 100% मार्क्स हम दे देंगे जी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आगे पीछे सोचा जा सके। लेकिन सर, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। अगर हम मार्क्स सिस्टम की बात करें तो आजकल स्टूडेंट्स को भी इतने प्लस पॉइंट मिल गए हैं। अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि जैसे आपने कहा कि इतना मार्क्स की अगर ये आप आंसर लिख देते हैं तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, गुंजाइश नहीं है कटने की। इस पे भी हम जरूर बात करेंगे कि क्योंकि अगर आसपास की चीजें इतनी सरल होती जा रही है तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम के लिए प्लस पॉइंट है या फिर डिमेरिट? नहीं, ये प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है और उसकी जो कल्पनाशीलता है वो अवरुद्ध हो जाती है। और विशेष केवल ह्यूमैनिटीज में नहीं, मैं तो साइंस में भी कहता हूँ जी। चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स को मैं बहुत गंभीरता से पढ़ता हूँ। इतिहास को मैंने खूब पढ़ा है और इतिहास में मैंने किताब भी लिखी है, और साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैं बता सकता हूँ कि विज्ञान में भी और जो मानविकी के विषय हैं उनमें भी कल्पनाशीलता बहुत आवश्यक है जी। अब एक बच्चा ये कल्पना कर सके कि ये हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है। केवल गति का नियम लिख देने भर से नहीं होता है। गति के नियम में वो और दिमाग क्या चलाता है, वो कैसे सोचता है कि ये क्या होगा और वो क्या होगा। तो इस पर उसको सोचने का अवकाश बंद हो जाता है यदि हम एक फॉर्मेट रख देते हैं, एक क्वेश्चन और उसके फॉर्मेट में एक आंसर यही होना चाहिए तो नंबर मिलेंगे। यदि आंसर कुछ भिन्न होगा तो उसके नंबर कटेंगे। अब वो बच्चा कल्पनाशीलता खो देता है, वो रट लेता है और उतना आंसर लिखता है, 100 में 100 मार्क्स ले आता है। लेकिन अब इससे क्या, उसकी जानकारी पूरी हो गई? तो जानकारी आप देखेंगे तो उसका वो जानकारी पूरी नहीं हुई। मैं बता रहा हूं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं केमिस्ट्री में ऑनर्स था हमारा, तो मैंने सर को कहा कि सर ये एक एनएल्डिहाइड का चैप्टर है, इसको पढ़ा दीजिए। बहुत पुरानी बात है, ये 93 की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, ये चैप्टर ही नहीं आएगा इस वर्ष, पिछले वर्ष आ गया है, तो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। अब देखिए, नंबर सिस्टम के हिसाब से तो मैं वो ठीक बता रहे हैं, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, क्या मुझे एनएल्डिहाइड के बारे में जानना चाहिए अथवा नहीं जानना चाहिए? मुझको जानना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये तो गलत तरीका है, मैं तो पूरी पुस्तक पढ़ना चाहिए ना, मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, और मुझे ये चैप्टर ही नहीं पता है, लेकिन नंबर मेरे पास पूरे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। पहले क्या होता था, आप देखिए प्राचीन काल में गुरुओं के बारे में जानेंगे तो गुरु तो बोलता ही नहीं था कि आपको नंबर कितने आए, वो पढ़ता रहता था विद्यार्थी। जो हो सकता है कि 3 ही वर्ष बाद गुरु कह दे कि तेरी शिक्षा पूरी हो गई, हो सकता है 12 वर्ष बाद भी ना कहे कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, क्योंकि गुरु को ये महसूस होना चाहिए कि मैं जो इसको बता रहा हूं ये पूरा इसने जान लिया, ये इसने पूरा समझ लिया। और जहां वो समझ लेता था उसकी परीक्षा वहीं कंप्लीट हो जाती थी। ये नहीं होता था कि हर वर्ष एग्जाम होगा, एग्जाम तो होते ही नहीं थे। एक तरीके से आप समझिए कि या तो प्रतिदिन एग्जाम हो रहे हैं अथवा किसी दिन एग्जाम नहीं हो रहा है।
मैंने कुछ समय एक गुरुकुल में भी जाके पढ़ाई की, जी। तो मैंने वहां देखा कि ये प्रक्रिया क्या है पढ़ाने की। तो वहां पर शिक्षक अलग नहीं है, शिक्षार्थी अलग नहीं है। जो शिक्षार्थी है वही शिक्षक है। अच्छा। जो हायर स्टैंडर्ड का शिक्षार्थी है वो लोअर स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, जो उससे ऊपर का है वो उससे नीचे को पढ़ा रहा है, और सबसे ऊपर वाले को आचार्य पढ़ा रहे हैं। आचार्य सबसे नीचे वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये क्रम चला आ रहा है, यानी कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं और मैं नीचे वाले को पढ़ा रहा हूं। तो जो पढ़ा रहा हूं वो भी मैं सीख रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं वो तो मैं सीख ही रहा हूं। दूसरा, परीक्षा डेली हो रही है, प्रतिदिन पूछा जा रहा है इसमें से ये बता दीजिए। वो जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। यानी कि प्रमोशन भी डेली हो रहा है और एग्जाम भी डेली हो रहा है, मार्क्स नहीं हो रहे हैं। नॉलेज जांची जा रही है कि क्या आपने इसको जान लिया अब आगे बढ़ेंगे। और जब तक हमने, मान लीजिए हमारा 10 का ग्रुप है, इन 10 ने नहीं जाना तब तक वो ग्रुप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तरीका था और इस तरीके से वो सिखा रहे थे। तो यही तरीका आज भी अपनाए जाने की जरूरत। कई बार अभी एक पीछे एक सम्मेलन हुआ उज्जैन में, वहां पर यह बात आई कि गुरुकुल शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए। जी। अब वहां पर जब ये चिंतन हुआ तो वहां पर यह चिंतन नहीं हुआ कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम डाल दें। वहां पर गुरुकुल मतलब लोग समझते हैं कि कोई एक आश्रम जैसी जगह है, पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे धोती कुर्ता में स्टूडेंट्स बैठे हैं और पेड़ के नीचे शिक्षक बैठा है और वो खुले स्थान पे कुछ कुछ पढ़ा रहा है। इससे अधिक कोई कल्पना ही नहीं जाती। या चोटी रखे हुए शिक्षार्थी, इससे अधिक सोचता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में देखिए, मैंने पहली चीज कही ना, गुरुकुल में क्या है कि कोई एक शिक्षक है, कोई एक शिक्षार्थी, ऐसा नहीं है। जितने अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो सब शिक्षक हैं, सारे मेरिटोरियस जो पढ़ चुके हैं, जो जिनको गुरु का भरोसा है कि ये इस विषय को पढ़ चुका है, अब वो उसको पढ़ाएगा। पढ़ा नहीं सकते। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो शिक्षक का महत्व बढ़ जाता है। आज के सिस्टम में शिक्षक का महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षक एक एलियन है, स्टूडेंट एक एलियन है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। कोई भी विद्यार्थी से आज पूछिए क्या वो शिक्षक बनना चाहता है, बनना ही नहीं चाहता। ये दूसरी खामी है, शिक्षक आना ही नहीं चाहता, शिक्षक बनना ही नहीं चाहता स्टूडेंट। दूसरा उसमें क्या है, पुस्तक घट जाती है। आज हम देखते हैं बड़ा भारी बस्ता हम स्टूडेंट के पीठ पे लाद देते हैं, उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। गुरुकुल सिस्टम में उसकी पढ़ाई का तंत्र अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि आधुनिक शिक्षा में भी वो चीजें लाएंगे। परीक्षा की जरूरत खत्म हो जाती है, कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधे सीधे वो जज करेगा। और शिक्षक यदि उसको प्रमाणित कर देता है कि हाँ ये जान गया, वो प्रमोट हो जाएगा। ये शिक्षक पर है, इसके लिए कोई उसको परीक्षा नहीं लेनी, कोई ये नहीं करना, अपने आप वो होता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, और इस तरीके को आज भी समाविष्ट करके हम इसी शिक्षा पद्धति को बहुत अच्छा जीवंत बना सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। समाज को भी इससे लाभ है, स्टूडेंट्स को भी लाभ है। दूसरा क्या है कि इसमें एक समस्या और है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है मार्क्स पे इसलिए भी चली गई है क्योंकि सारा कुछ हो गया है कि इसी से हमको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, यानी नॉलेज का रोल खत्म हो गया, नौकरी का रोल आ गया। Exactly. अब यदि मान लीजिए मैं एक MBBS की पढ़ाई कर रहा हूं, तो वहां क्या मार्क्स काम करेगा? मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे एक मशीन पे काम करना है, क्या मार्क्स मुझे बहुत 100 में 100 आए हैं और मुझे उस मशीन की जानकारी नहीं है, तो क्या इससे मैं उस मशीन को बना पाऊंगा? मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं क्या आदमी की चिकित्सा कर पाऊंगा? मेरे नंबर तो पूरे हैं लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि बीमारियों के बारे में, तो नहीं कर सकता। तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही है। हम ये ना सोचें कि इतिहास में, गणित में तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन है, हर विषय का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लेकिन उस जैसे अब मान लीजिए मैं अपने बच्चे को इतिहास बताना चाहता हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैंने तो इतिहास में 100 में 100 प्राप्त किए हैं, लेकिन उस इतिहास को बताने का तरीका मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा थोड़ी है, मैंने तो केवल परीक्षा पास की है। तो हर विषय का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समाप्त हो जाता है यदि हम ये मार्क्स सिस्टम में चले जाते हैं, तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। उस पर बहुत कमिटियां बहुत बन रही हैं, लेकिन कोई परिणाम अभी आता दिख नहीं रहा है। जी, तो हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं सर कि जो आगे चेंजेस हमारे सामने आएंगे, बदलाव आएंगे, वो अच्छे के लिए ही आएंगे। होप फॉर द बेस्ट। और सर हम आपसे ये बात करेंगे क्योंकि हम मार्क्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रोबोटिक हो गया है, मैकेनिक्स हो गया है, ये कट गए हैं। तो अब आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि शिक्षा को समाज से कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट कैसे किया जाए? बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली बात मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जी। हमारे यहाँ आप देखेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ, उसमें वो कहते हैं शिक्षा को, इसको उन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द दिया है, बड़ा सुंदर शब्द है, उसको कहते हैं वो वृद्ध संयोग। ओके। संयोग मतलब होता है जुड़ना, वृद्ध मतलब होता है जो बुजुर्ग हैं। तो समाज के हर एक डिसिप्लिन में, यानी हर एक विषय के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम कनेक्ट हो रहे हैं क्या?
ये कनेक्ट करना यही शिक्षा का नाम है। आज आप देखिए भारतवर्ष में किसी भी विषय को उठाइए, मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो आप किसका किसका नाम पढ़ते हैं? न्यूटन का पढ़ते हैं, ठीक है ना, और फैराडे का पढ़ते हैं, बोर का पढ़ते हैं, सब सारे नाम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो भी आप डाल्टन का पढ़ते हैं, फिर हाइजेनबर्ग को पढ़ लेते हैं, श्रोडिंगर पढ़ लेते हैं, आइंस्टाइन पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं? तो हम तो समाज से कट गए ना, हम तो यूरोप के समाज से जुड़ गए। Exactly. अब यूरोप के समाज से जब हम जुड़ेंगे तो यूरोप के गुण और दुर्गुण हमारे अंदर आएंगे, ठीक है ना। हम यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम क्या भारत के किसी राजनीतिक आचार्य को पढ़ते हैं? क्या हम चाणक्य को पढ़ते हैं? क्या हम मनु को पढ़ते हैं? क्या हम भीष्म को पढ़ते हैं? क्या हम वाल्मीकि को पढ़ते हैं? ये आचार्य लोगों को पता भी नहीं है, ये सारे आचार्य हैं हमारे यहाँ। इन्होंने इतनी सारी राजनीति की बात की है। शिक्षा, यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने थॉर्नडाइक को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन स्किनर को पढ़ते हैं, लेकिन हम तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में वो जानता भी नहीं है। बीएड किए हुए या एमएड किए हुए किसी स्टूडेंट से पूछिए, शिक्षक से भी पूछिए कि तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा पर क्या कहा है, उसको पता ही नहीं होगा। कौटिल्य शिक्षा पर क्या कह रहे हैं उनको नहीं पता होगा। और हमारे यहाँ इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तो शिक्षा समाज से कनेक्ट तब होती है जब वृद्ध संयोग होता है, यानी कि हमारे यहाँ के आचार्यों ने क्या कहा है उसको हम इससे कनेक्ट करते हैं। आज वो कनेक्ट गायब है, पूरे एजुकेशन सिस्टम से गायब है। इसको लाना बहुत जरूरी है। समाज से कनेक्ट करने का सबसे पहला उपाय है कि वृद्ध संयोग कीजिए, हमारे यहाँ के आचार्यों को उसमें डालिए। और आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ वो जानकारियां नहीं थी, तो आप देखेंगे जानकारियां सारी हैं। जैसे परमाणु सिद्धांत है तो वैशेषिक ने भी कहा है, और जैसे न्यूटन ने गति का नियम दिया तो उसी तरह गति के नियम को वैशेषिक में कणाद ने भी समझाया है। कणाद कहते हैं अपान संयोगा अभावे गुरुत्वात् पतनम, तो गुरुत्व की बात कर दी उन्होंने। और जब ये वो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जी, ठीक है ना, गति के नियम भी बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो शिक्षार्थी तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारे सिद्धांत आपको मिलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कई चीजें आउटडेट हो जाती हैं, उसका आज उपयोग आपको लगता है कि नहीं है, ऐसा मान लीजिए, लेकिन आप उसको ये तो पढ़ा सकते हैं कि ये पहले था, आज ये चल रहा है। आज भी हम पढ़ते हैं, जैसे डाल्टन्स थ्योरी पढ़ते हैं, वो गलत हो चुकी है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि डाल्टन्स थ्योरी है लेकिन ये गलत साबित हो गई। तो ऐसे ही आप ये तो पढ़ा सकते हैं कि हमारे यहाँ के वृद्धों ने ये कहा, हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारे यहाँ के आचार्यों ने, तो समाज से कनेक्ट होता है। दूसरा क्या है, आज समाज में जो कुछ चल रहा है उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आज उससे भी हम कनेक्टेड नहीं है। तो समाज में, जैसे अब मैं एक उदाहरण दूं आपको जी, हम छोटे से बच्चों को पढ़ाते हैं आवर हेल्पर्स, और आवर हेल्पर पढ़ के हम समझते हैं कि हम समाज से उसको कनेक्ट कर रहे हैं जी। तो कॉबलर इज योर हेल्पर, मेसन इज योर हेल्पर, तो ये हमारा पोस्टमैन इज योर हेल्पर, डॉक्टर इज योर हेल्पर। लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं दीज आर नॉट योर हेल्पर्स। भाई हम क्या हैं, हम राजा हैं क्या जी, कि वो सब हमको सहयोग करने के लिए खड़े हैं? जी। हम राजा नहीं हैं। हम तो उसको एक एलियन बना रहे हैं कि आप एक अलग सी चीज है और सब लोग आपको बताना चाहिए दीज आर आवर प्रोफेशंस, जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो आप आगे चल करके लाइफ में। चूंकि हम ये बता ही नहीं रहे हैं, हम उसके लाइफ में गोल क्या सेट कर रहे हैं, आपको एक चलकर नौकरी प्राप्त करनी है, एक व्हाइट कॉलर जॉब, जहां आप टेबल के पीछे बैठेंगे कुर्सी पर और कुछ कलम घिसेंगे और आपको बदले में कुछ नोट मिल जाएंगे। यानी कि मेहनत करने वाले जितने काम है वो आपके हेल्पर हैं। एग्जैक्टली। और आप बैठे हैं किसी अलग से। तो समाज से आप कनेक्ट हुए कि कट गए? कट गए। आप कट गए। तो जो समाज के में जो काम चलते हैं, जो प्रोफेशंस हैं, उनको एक छोटा सा शब्द कैसे डिस्कनेक्ट करता है आपको, ये समझने की बात है। तो आज छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में वो एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर को ऐसे पढ़ रहा है जैसे कोई एलियन चीज हो, वो उससे जुड़ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि आप एक जाइए किसी कुम्हार के पास और उसको देखिए कैसे बनाता है, लेकिन वो जा रहा है कौतुक के रूप में, मतलब कोई एक कौतूहल की चीज है, हाँ कुछ हो रहा है, बस इतने। उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या मैं भी ये काम कर सकता हूं, ये उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। और किसी बच्चे से पूछा जाए, टीचर भी से पूछे कि तुम आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और यदि कोई बच्चा कह दे मैं किसान बनना चाहता हूं, टीचर का रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली। शिक्षक तुरंत कहे क्या बकवास कर रहे हो। जी। यदि कोई कह दे मैं कुम्हार बनना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? मैं बढ़ई बनना। मतलब जो ये प्रोफेशंस हैं, ये हेल्पर हो गए और ये लोअर कैटेगरी के हैं, तो समाज से आप कटते हैं। तो समाज से कनेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि इन चीजों को, जो समाज में सीधे सीधे श्रम की चीजें हैं, उनको महत्ता देके पढ़ाया जाए, उनको एक अच्छे रूप में पढ़ाया जाए, और ये सिखाया जाए बच्चों को। आज केवल किताबी शिक्षा है, तो उस किताबी शिक्षा से बाहर निकल करके उनको, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ गई हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं देखता हूँ ये कमिटियों के संशोधन से आ गया।
अब उनको क्या दे दिया जाता है कि आप एक चार्ट बनाइए। अरे चार्ट बनाने से बच्चा क्या सीखेगा? या फिर उनको आपको एक काम दे देते हैं, अब वो काम उनके माँ पिता कर रहे होते हैं। अरे आप स्कूल में कराइए ना, आप स्कूल में ले आइए, खराद मशीन ले आइए 10th के बच्चे। सॉरी, यहाँ पे भी मैं आपको रोक रही हूँ। जैसे आपने कहा कि बच्चों को चार्ट दिया जाता है या बच्चों को कुछ कार्य दिया जाता है जो ज्यादातर उनके पेरेंट्स करते हैं, जो मुझे लगता है किसी भी एंगल से या किसी भी प्रकार से वो बच्चे को कहीं पे हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें बच्चे का खुद की कुछ इनिशिएटिव नहीं है, बच्चे की खुद की कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे मैं अपने आसपास देखूं कि अगर 1 महीने की छुट्टी हुई है, हॉलीडे होमवर्क मिले, बच्चे का उसमें ज्यादा रोल नहीं है जितना उनके मम्मियों का है या माताओं का है, क्योंकि मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि 80% वो हॉलीडे होमवर्क उनकी माताएं ही करती, वो प्रोजेक्ट्स हुए या फिर कुछ भी हुआ वो माएं कर रही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो बच्चे को बिजी रखने के लिए किया है या फिर वो उनकी पेरेंट्स के लिए वो होमवर्क दिया है, टेंशन दे दिया। एग्जैक्टली वो कहीं पे उसने बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, कहीं पे उसमें सृजनशीलता नहीं। और ये अलग बात है कि माएं जरूर परेशान हो जाती है कि कितना काम दे दिया है। उसका कारण क्या है ना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोर्स के हिस्से में आ जाए कि आपको एक टेबल बनाना सीखना है, तो टीचर को भी टेबल बनाने आना चाहिए ना जी। लकड़ी, अब वो लकड़ी लेकर आएंगे, उसमें गुटके लगा करके ठोक करके बना करके दिखाए, चाहे भौंडा सा ही बनाए, टेढ़ा मेढ़ा ही बना दे। लेकिन दूसरा क्या, जब वो बनाएंगे तो उनको ज्योमेट्री का एक प्रैक्टिकल यूज आ जाएगा। भाई एक लकड़ी को हमको काटना है आरी से और सीधा काटना है, बच्चे को हम सिखा रहे हैं, टीचर को भी तो आना चाहिए। बिल्कुल। और आप उसमें सीधा लाइन डालना आना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर डालना आना पड़ेगा ना, और ये काम परकाल से होगा ही नहीं। देखिए प्रैक्टिकल लाने के लिए आपको श्रम के कामों को करिकुलम में इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, करिकुलम का और लाइफ का बिल्कुल ही डिसकनेक्शन है। साइंस में भी मैं बता रहा हूं, साइंस में भी जो हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने 10th क्लास में टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं आज तक नहीं जानता हूं टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को करने से क्या मिलता है, क्या करना, उसका यूज क्या है, कोई यूज मैं नहीं जानता। लेकिन त्रिफला का कल्क बना करके और उस कल्क से हम उसको मेटलर्जी में जो इस्पात बनाते हैं लोहे से, उसके इस्पात बनाने की प्रक्रिया में उसका क्या रोल है हम पढ़ा सकते हैं। और ये लगभग लुहार भारतवर्ष के करते हैं। और त्रिफला का कल्क कैसे बनाना बच्चे को भी हम सिखा सकते हैं, और बहुत सरल है। तो ये प्रैक्टिकल जो यूज है साइंस का, वो जब तक आएगा नहीं, लाइफ से कनेक्ट नहीं होगा। तो समाज इसलिए डिस्कनेक्टेड है क्योंकि वो चीजें उसको दूसरे ढंग से पढ़ाई जा रही हैं, वो एलियन की टाइप पढ़ाई जा रही है। ये अपने आप को राजा महाराजा की तरफ फील करता है, इसलिए वो राजा महाराजा बनने की चेष्टा करता है जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। जी, ये सच में एक बड़ी चुनौती हमारी शिक्षा प्रणाली के सामने आ रही है। और हम जैसे हमने पहले ही कहा कि हम एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रख सकते हैं। हम जरूर ऐसे देखेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या पॉलिसीज बन रही है। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा को समाज केंद्रित कैसे बनाए, कैसे उसमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स डाले जाए कि वो समाज केंद्रित बने। तो 2 बात तो मैंने बताई कि एक तो ये है कि करिकुलम इस ढंग से बने कि समाज में जो एक्टिविटी चलती हैं वो उसका पार्ट बने। दूसरा क्या है कि आज ये केंद्र से सिलेबस बनना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कोई एनसीईआरटी क्यों हो? हमें ये जान के आश्चर्य हो सकता है कि अमेरिका जैसे देश में कोई एनसीईआरटी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में कोई यूजीसी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में कोई सीबीएसई नहीं है। वहां हर एक विद्यालय स्वतंत्र ढंग से शिक्षा देने के लिए स्वाधीन है। अच्छा, हाँ, यानी सब अपने अपनी एजुकेशन बिल्कुल वो बनाते हैं, वो करते हैं। इंग्लैंड में वो ऐसे ही करते हैं। मतलब, और आज से यदि 300 साल पहले चले जाए तो भारतवर्ष में भी यही हालत थी। जो भी विकसित समाज है वो अपनी शिक्षा खुद देता है और वो इसी ढंग से पढ़ाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, मैंने तो इस बात को इसलिए मैंने महसूस किया है क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और बहुत ही लोअर क्लास, मतलब सामान्य से जगह पे रह के पढ़ाई की है। तो मैंने देखा है मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, कोई बढ़ई का बेटा था, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा था, ऐसे बच्चे थे। और उनकी महत्व, चूंकि ये पढ़ाई तो दूसरी चीज की पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई में उनके जो घर में चल रहा है वो कनेक्टेड नहीं है, तो पढ़ कुछ और रहे हैं, उनके जीवन घर में कुछ और देख रहे हैं। ये जो मिसमैच है उनके अंदर एक हताशा, एक डिप्रेशन का भाव ला रहा है। और मैं जब याद करता हूं तो मुझे आज भी रोमांच हो जाता है। मेरे एक मित्र ने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? क्योंकि वो अपने गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था, ग्रेजुएट था, सीवान का रहने वाला था, इकलौता ग्रेजुएट उस गांव का। लेकिन उसके गांव में उसके परिवार में सब लोग सब्जी का काम करते थे, उसको वो आता ही नहीं था।
रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई, आर्थिक संकट हो गया उसके सामने में, नौकरी मिली नहीं, अंत में उसने आत्महत्या कर ली। ये एजुकेशन सिस्टम जो कटा हुआ है कहाँ ले जा रहा है? तो इसको करना ये पड़ेगा, आपको सिलेबस हटाइए, अब मत दीजिए एनसीईआरटी से सिलेबस, स्कूलों को तय करने दीजिए, शिक्षकों को तय करने दीजिए। शिक्षक बताएगा ना क्या पढ़ाना है, कि वहां पर बैठा हुआ एक एनजीओ का कर्मी बताएगा कि क्या पढ़ाना है। और कॉलेज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बता रहे हैं 7वीं कक्षा के बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसको पता ही नहीं है। तो एनसीईआरटी और ये सब को भंग कीजिए। समाज केंद्रित मतलब समाज ही संचालन करेगा। एक ही उसमें लोगों को भय होता है कि प्राइवेट हो जाएगा, इससे सारी शिक्षाएं प्राइवेट हो जाएंगी। तो मैं पूछता हूं, आज भी आप देखिए टोटल नंबर ऑफ % क्या है स्टूडेंट्स का जो सरकारी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, सिस्टम में पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे तो लगभग 65% है। अब आप देखिए 65% में कितने % बच्चे हैं जो ट्यूशन प्राइवेट पढ़ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। तो मैं मिनिमम लेकर चलता हूँ, 50% बच्चे पढ़ रहे होंगे, यानी कि आप 65 का आधा कर दीजिए तो 30% और निकाल दीजिए। तो पहले 35% और उसमें 30-35% जोड़ दीजिए, तो वो नहीं 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट आज भी पढ़ रहे हैं, यानी उसको समाज ही दे रहा है। तो आपको ये नियंत्रण हटा लेंगे तो वही समाज फिर पढ़ा रहा होगा, ये आसान हो जाएगा। पैसा हम खर्च कर ही रहे हैं, समाज से खर्च हो रहा है, हम भी खर्च कर रहे हैं, और शासन का भी खर्च हो रहा है, नहीं पैसा तीनों तरफ से खर्च हो रहा है, परिणाम उल्टा हो रहा है। उस समय क्या होगा, एक तरफ से पैसा खर्च होगा और हमें पता रहेगा, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा, प्रेशर खत्म होगा, तो ये चीजें समाज केंद्रित अपने आप होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि समाज, शिक्षा देने का माध्यम समाज है, और वो जानता है कि हमको कैसी शिक्षा देनी कि हमारा व्यक्ति, हमारा नागरिक वो ऐसा हमारे जैसा बन जाए। ये सबसे जरूरी काम है कि राज्य का नियंत्रण उस पर से हटे और वो उसको फ्री करे, जैसा कि दुनिया के सभी विकसित देशों में हो रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि ये चीज भंग हो जाए और ऐसा हो जाए, और जो स्कूल है या कॉलेज है वो खुद तय करे कि किस तरह की शिक्षा देनी है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या उस लेवल पे या उस स्तर पे इस तरह के लोग बैठे हैं जो ये डिसाइड कर पाए, मतलब बना पाए कि क्या इस एजुकेशन हमें आगे देना है बच्चों को? देखिए, इसको आपको समझना हो ना, तो आप ये समझिए कि यदि आपने कभी स्विमिंग देखा है कर सीखते हुए बच्चों को, क्या आप ये सोचते हैं कि इसको पानी में छोड़ दूंगा तो ये तैर पाएगा कि नहीं? यदि हमको ये डाउट बना रहा और हमने उसको हमेशा एक सपोर्ट दिए, हम देते रहेंगे, तो क्या वो तैरना सीखेगा? वो कभी नहीं सीखेगा। कभी नहीं सीखेगा। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि आज से 250 साल पहले समाज शिक्षा दे रहा था, और वो बहुत स्वावलंबी शिक्षा थी। और उस वक्त समाज कितनी तरक्की पे था, आपको बताऊं, 18वीं शताब्दी तक दुनिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का स्थान जो है टॉप पे था। 25% से अधिक उसका हिस्सा था। तो ये कैसे था? बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं क्या? अनपढ़ लोग कर सकते हैं क्या? शिक्षा थी, समाज केंद्रित थी, और यही लोग दे रहे थे। आप छोड़ कर देखिए, ये लोग करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। आज भी अच्छे लोगों को, अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन वो इस सिस्टम में दब जाते हैं। तो इसको बाहर निकलने के लिए सिस्टम का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत है। ये हो सकता है कि इसको फेज वाइज किया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज एकदम से किया जाए। कई बार आपने कोई स्प्रिंग दबा रखा है और एकदम से हटाएंगे तो उछल के फेंका जाएगी, कहाँ जाएगी? आप फेज वाइज कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, उनको छूट दीजिए, फिर इनको करिकुलम में ऐड कीजिए। बहुत सारे इसके जो तरीके हैं ना, वो तरीका फार्मुलेट किया जा सकता है, लेकिन गोल फिक्स करना पड़ेगा कि हम इस दिशा में बढ़ेंगे, तब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हुए उधर बढ़ेंगे और एक दिन उसका कर देंगे। जी, बिल्कुल गोल सेट करने पड़ेंगे हमें, और धीरे धीरे प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन प्रयास अपने जारी रखने पड़ेंगे। और हम ये बिल्कुल आशा रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं सर, और कि आने वाला जो चेंज आएगा, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो शुरुआती शिक्षा ले रहे हैं, वहां पर से चेंज आए, ताकि हमारी नींव मजबूत हो और हमारा जो भविष्य है वो और बेहतर कल की और हम देखें और अच्छा भविष्य बनाएं, क्योंकि इमारत तभी मजबूत होगी जब हमारी नींव मजबूत होगी। तो एक बेहतर और मजबूत नींव की हम उम्मीद रखते हैं, और अभी हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम आप सभी सुनने वालों को बता दें, शिक्षार्थी श्रोताओं, कि हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा और समाज इस विषय पर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे हमारे विशेषज्ञ, आप हैं श्री रविशंकर सर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।